नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि एसएससी 2025 की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम एसएससी के द्वारा या एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। आज हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड द रिवॉल्यूशनरीज़, यानी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं वो कौन-कौन से क्वेश्चंस और सवाल हैं जो कि एसएससी ने विभिन्न परीक्षाओं में इन टॉपिक से रिलेटेड पूछे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। Which of the following personalities had the key role in fighting against the British East India Company in the Battle of पोर्टो नोवो? पोर्टो नोवो की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी? अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए बैटल ऑफ पोर्टो नोवो कब लड़ा गया। ये 1781 में हुआ, जो कहलाता है बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो बैटल ऑफ पोर्टो नोवो था, ये किस वॉर या किस युद्ध का भाग था या पार्ट था? तो आप जानते हैं कि 1780 से लेके 1784 के बीच लड़ा गया सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ध्यान रखेंगे, इस समय मैसूर का शासक हैदर अली हुआ करता था। इस समय मैसूर का शासक हैदर अली हुआ करता था, क्योंकि हम सब जानते हैं ही डाइड इन 1782। इसकी मृत्यु 1782 ईस्वी में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के ही दौरान हुई थी। लेकिन 1781 में हैदर अली के ही द्वारा पोर्टो नोवो को युद्ध लड़ा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज हैदर अली। लेकिन ध्यान रखेंगे, हु वॉज ब्रिटिश आर्मी चीफ ड्यूरिंग दिस बैटल? इस युद्ध के दौरान अंग्रेज सेनापति कौन था? तो आप सब जानते हैं आयरे कूटे के नेतृत्व में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी लड़ रही थी हैदर अली से, जो कहलाता है पोर्टो नोवो का युद्ध। और हैदर अली दक्षिण भारत का एकमात्र शासक माना जाता है। ये दक्षिण का एकमात्र शासक था जो कभी अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। So the right answer for this question is option A, that is हैदर अली, द रूलर ऑफ मैसूर दैट टाइम, जो कि मैसूर का शासक हुआ था उस समय या हुआ करता था। इसी के नेतृत्व में लड़ा गया था बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, जो कि 1781 या 1781 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज कंसिडर्ड द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1757 में लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बैटल, जहां से फॉर्मल बिगिनिंग शुरू हुई भारत में ब्रिटिश राज्य की। आप जानते हैं जब 1756 ईस्वी में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, ये ब्लैक होल ट्रेजेडी जो कि इतिहास में कालकोठरी की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। आप जानते हैं ये घटना कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में हुई थी, वो किला जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। जब अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता की किलाबंदी शुरू कर दी गई और कासिम बाजार पर भी अधिकार कर लिया गया, तो उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के ही द्वारा अंग्रेजों को चेतावनी दी गई कि वो कलकत्ता की किलाबंदी तुरंत बंद कर दें। और उस समय
फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की किलाबंदी करने का आदेश दिया गया था। फ्रांसीसियों ने बात मान ली, लेकिन नहीं बात मानी अंग्रेजों ने। तो सिराजुद्दौला के ही द्वारा बंगाल के कासिम बाजार और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया और सिराजुद्दौला के ही सैनिकों के द्वारा 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार करके एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें से 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई और जीवित बचे सिर्फ 23 लोग, जिसमें से एक जीवित बचने वाला व्यक्ति विलियम हॉलवेल भी था। और जब ऐसा हुआ तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना आई और सेना ने आकर सिराजुद्दौला पर अटैक किया। और आप जानते हैं कि फरवरी 1747 में एक ट्रीटी हुई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसको हम ट्रीटी ऑफ अली नगर के नाम से जानते हैं। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव इससे संतुष्ट नहीं हुआ। तो आप जानते हैं कि 23 जून 1757 को एक फेमस युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ प्लासी, जो कहलाता है प्लासी का युद्ध, और जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया। और इसी युद्ध को वो औपचारिक युद्ध माना गया जहां से भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत मानी जाती है, ब्रिटिश साम्राज्य की का शुभारंभ माना जाता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अगला सवाल, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1793, 1777, 1764 या 1757। तो हम सब जानते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। और आप जानते हैं कि बक्सर के युद्ध में हमारी तरफ से 3 लोगों की सेनाएं लड़ी। भारत का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड उस समय हुआ करता था, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम, और अवध का मौजूदा नवाब शुजाउद्दौला हुआ करता था। ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा गया था, जिसकी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। इस युद्ध में भी हेक्टर मुनरो की विजयी हुई और ये तीनों शासकों की सेना पराजित हुई। इसी के बाद इसी के अगले साल 1765 में एक संधि हुई जो कहलाता है या कहलाती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। यही वो संधि है जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए थे, रेवेन्यू जनरेट करने के राइट्स मिले थे। So the right answer for this question is 1764. केवल ईयर पूछा है क्वेश्चन में, तो कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, वेयर वॉज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन इंडिया? भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? ऑप्शंस दिए हैं मुंबई में, दूसरे ऑप्शन में दिया है रिशरा में, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई में, या चौथा ऑप्शन है हरियाणा में। आपको बताना है भारत की सबसे पहली जूट मिल को कहां पर स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के रिशरा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज रिशरा। बंगाल के या पश्चिम बंगाल के रिशरा में ही सबसे पहली जूट मिल को 1855 में स्थापित किया गया था। और ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना जॉर्ज एक्लैंड और एक बंगाली व्यापारी, एक बंगाली इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा की गई थी, या एक बंगाली फाइनेंसर के द्वारा की गई थी, जो बाबू बाय सुंबर सेन कहलाते थे। इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
इसीलिए इस मिल का नाम ही क्या था? एकलैंड जूट मिल। ये एकलैंड जूट मिल कहलाती थी, जो कि भारत की सबसे पहली जूट मिल कहलाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक उद्योग संचालित थे? सबसे पहले दिया है कपास। तो भाई ऑब्वियसली ब्रिटिश एरा में भी यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कपास उद्योग चल रहा था। बिल्कुल ठीक है। अगले में है जूट। तो अभी अभी हमने पढ़ा 1855 में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, एकलैंड जूट मिल जो कहलाती थी। और तीसरा दिया है आयरन एंड स्टील। तो आप जानते हैं आयरन एंड स्टील की बात करें तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। यानी कि तीनों की तीनों ही इंडस्ट्रीज थी जो ब्रिटिश शासन से या ब्रिटिश रूल से ही भारत में चल रही थी। इसलिए ए, बी एंड सी ऑल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तीनों के तीनों सही हैं। अगला, इन द 18th century द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन रिजल्टेड इन डैश। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास के परिणाम स्वरूप डैश हुआ। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन। क्या ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि हुई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय सूती वस्त्रों पर निर्यात शुल्क को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। और जो आयात शुल्क था ब्रिटिश कपड़ों का भारत में, वो बहुत सस्ता कर दिया, बहुत कम कर दिया। इसी का नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन में भारतीय वस्त्र की मांग में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि मांग में भारी गिरावट हो गई। गलत स्टेटमेंट। अगला है डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट हुई? बिल्कुल हुई, क्योंकि यहां पर निर्यात शुल्क जो था उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया था। इसी का कारण यह हुआ कि भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ किसका? ब्रिटेन का। और यही कारण है कि इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर था भाई, वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा फेमस जगह बन गया। और आप जानते हैं कि आज भी भारत में सूती वस्त्र के लिए सबसे ज्यादा फेमस जगह है अहमदाबाद। और अहमदाबाद की तुलना ही किससे की जाती है? इंग्लैंड के मैनचेस्टर से। इसीलिए गुजरात के अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन इंडिया या डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम डैश। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश से चार्टर हासिल किया था। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक व्यापारियों का दल हुआ करता था। इसी व्यापारियों के दल ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम या एलिजाबेथ फर्स्ट से भारत में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था, और स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और आप जानते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां पर हुई? लंदन में। इसका मतलब ये एकाधिकार इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से प्राप्त किया था। इसी को कहा गया सन 1600 ईस्वी का चार्टर, या आप इसको हिंदी में राजलेख कह सकते हैं। लेकिन भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अंग्रेजों का आगमन सन 1608 ईस्वी में हुआ, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली अस्थाई फैक्ट्री या टेम्परेरी फैक्ट्री स्थापित की मुसलीपट्टनम में। और फिर मुगल बादशाह जहांगीर के ही शासनकाल में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री, स्थाई फैक्ट्री, सूरत में स्थापित की। और फिर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया सर टॉमस रो। सो द राइट आंसर इज एलिजाबेथ फर्स्ट। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि बताइए सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब एक चार्टर प्राप्त किया तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर नहीं, उस समय भारत का मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर हुआ करता था, क्योंकि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक
अकबर का शासनकाल रहा? अगला सवाल, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर डैश इन 1651। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री डैश 1651 में नदी के तट पर स्थापित की गई थी। किस नदी के किनारे? तो हम सब जानते हैं 1651 में अंग्रेजों की बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री लगी थी, जिस समय भारत का मुगल बादशाह शाहजहां हुआ करता था, जो कि हुगली नदी के किनारे थी। ऑप्शन दिया है सोन नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या हुगली नदी। तो आप जानते हैं गंगा को ही बंगाल में हुगली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सबसे पहला है सवार, घोड़ों पर सवार पुरुष को ही सवार कहा जाता था, ठीक है। अगला है मस्कट, अ हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक को मस्कट कहा जाता था। ये बात भी ठीक है, इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पौंडीचेरी और पुडुचेरी फ्रॉम द फ्रेंच इन द ईयर डैश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन दिया है 1761, 1699, 1674 या 1738। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? और ध्यान रखेंगे, जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में फर्स्ट कर्नाटक वॉर या प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, तो उसी के तहत 1761 में 1761 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया गया। विच मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट इन 1924 टू वेलकम किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो हम सब जानते हैं बंबई के अपोलो बंदरगाह पर बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन इसी बंदरगाह से हुआ था। उसी के स्वागत में, उसी की राजकीय यात्रा के उपलक्ष्य में बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। नेक्स्ट, अगला है तिरोत सिंह वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स? तिरोत सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेता था? ऑप्शंस है खासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पोलीगर्स विद्रोह या सिंगफो विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10 और 12। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ही वॉज रिलेटेड टू खासी विद्रोह, जो कि 1829 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। इसकी अगुवाई तिरोत सिंह के ही द्वारा की गई थी। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है सन्यासी विद्रोह, और अगर हम सन्यासी विद्रोह के बारे में बात करें, 1770 से लेकर 1820 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ। अगला दिया है पोलीगर्स विद्रोह, और अगर हम पोलीगर्स विद्रोह की बात करें, ये अंग्रेजों के साथ साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में हुआ एक विद्रोह था। और लास्ट में दिया है सिंगफोज रिबेलियन या सिंगफोज विद्रोह। तो ध्यान रखेंगे, ये 1830 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ असम में हुआ विद्रोह था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
ऑप्शन ए दैट इज खासी अपराइजिंग या खासी विद्रोह। इसका सही उत्तर खासी विद्रोह है। अगला सवाल, द planned large scale disruption of rail communications and the seizure of arms in Bengal were undertaken under the leadership of dash। बंगाल में रेल संचार को बाधित करने और हथियारों की जब्ती की योजना बड़े पैमाने पर बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व डैश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन दिए हैं औरबिंदो घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्ररंजन दास या जतिन मुखर्जी। जी हाँ, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जतिन मुखर्जी। आप जानते होंगे जो जतिन मुखर्जी थे, इन्हीं को बाघा जतिन कहा जाता था। इनका संबंध अनुशीलन समिति से हुआ करता था, और आप जानते हैं जो कि एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप या एक क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था बंगाल का। इन्हीं के द्वारा बंगाल में रेल संचार को बाधित करने और हथियारों की जब्ती की योजना बड़े पैमाने पर बनाई गई थी। राइट आंसर विल बी जतिन मुखर्जी। नेक्स्ट, इसके बाद, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वॉज द चिटगांव आर्मरी रेड कंडक्टेड। चटगांव शस्त्रागार छापा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चलाया गया था। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है रास बिहारी बोस। तो भाई आप जानते हैं रास बिहारी बोस के द्वारा तो 1912 ईस्वी में हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी की गई थी, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। लेकिन ये बच निकले थे और जाकर शिफ्ट हो गए थे जापान में। अगला है बादल गुप्ता, हेमू कालानी या सूर्यसेन। तो ध्यान रखेंगे ये सूर्यसेन के द्वारा किया गया था चटगांव शस्त्रागार लूट, जिसको हम कहते हैं, जो कि वर्तमान में कहां पर है, बांग्लादेश में। आप जानते होंगे दोस्तों सूर्यसेन भी भारत के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं, और इन्हीं को मास्टर दा भी कहा जाता था। यही कहलाते थे मास्टर दा। और ध्यान रखेंगे मास्टर दा के ही द्वारा या सूर्यसेन के ही द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, अगला है सीदो एंड कान्हू वर लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबेलियंस। सीदो और कान्हू निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह के नेता थे। ऑप्शंस हैं मोपला विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह या मुंडा विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे संथाल विद्रोह जो कि 1855 1855 ईस्वी में हुआ था, इसी का नेतृत्व किया गया सिद्धू और कान्हू के द्वारा। पहले ऑप्शन में दिया है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल के मुसलमानों के द्वारा किया गया था, जो कि 1921 में हुआ था। केरल के मुसलमान जो कि अरब से आकर बसे थे, उन्हीं को मोपला मुस्लिम्स या मोपला मुसलमान कहा जाता था। ये 1921 में हुआ था। इसके बाद कोल विद्रोह दिया है। तो आप जानते हैं कोल विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1829 से 39 तक कोल रिवोल्ट या कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था।
एक ऑप्शन में दिया है मुंडा रिबेलियन या मुंडा विद्रोह। तो आप जानते हैं 1899 से लेकर सन 1900 तक मुंडा रिवोल्ट या मुंडा विद्रोह वर्तमान में झारखंड के रांची में किया गया था। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज संथाल रिबेलियन या संथाल विद्रोह। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज वीडी सावरकर सेंट टू अंडमान जेल बाय द ब्रिटिश। निम्नलिखित में से किस वर्ष वीडी सावरकर को अंग्रेजों के द्वारा अंडमान जेल भेज दिया गया था। तो आप जानते हैं दोस्तों, वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर, जिन पर नासिक कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया था, क्योंकि नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के तहत नासिक कॉन्स्पिरेसी केस जिसके तहत नासिक के कलेक्टर जैक्सन वॉज किल्ड। नासिक का कलेक्टर उस समय जैक्सन हुआ करता था और जैक्सन की ही हत्या की गई थी। उसी के षड्यंत्र के केस के तहत 1911 ईस्वी में वीडी सावरकर को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया। आप जानते हैं सेलुलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर। और लगभग अपने जीवन के 12 वर्ष 12 साल वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ने सेलुलर जेल में ही बिताए, पोर्ट ब्लेयर में। इसीलिए पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम इन्हीं के नाम पर है। आप जानते हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में है। अगला सवाल, इन 1910 द यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सीटल यूएसए वाज सेटअप बाय डैश। 1910 में सिएटल यूएसए में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर है 17। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल लीग इंडियन होम रूल लीग की स्थापना लंदन में की गई थी। उसके बाद दिया है तारक नाथ एंड जी डी कुमार। जी हाँ, तारक नाथ और जी डी कुमार के ही द्वारा यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। अगला दिया है खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वो लोग हैं जो कि हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में मारे गए थे। और वीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा आप जानते हैं स्थापना की गई थी अभिनव भारत सोसाइटी की। मित्र मेला या अभिनव भारत सोसाइटी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स और पार्टीज वाज स्टार्टेड इन सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह या पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था। अब सबसे पहले ऑप्शन में देता है भाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA। इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोजा कोटला में की थी। दूसरे में दिया है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। अगला है खिलाफत कमेटी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन दिल्ली में किया गया था, लेकिन गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई। नेक्स्ट,
बंकिम चंद्र चटर्जी रोट अ नोवेल आनंद मठ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियंस या रिवोल्ट्स? बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह या विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा था? क्वेश्चन नंबर 19। तो आप जानते हैं ये सन्यासी विद्रोह पर लिखा हुआ एक नोवेल था जो कि बंगाल में 1770 से लेकर 1820 ईस्वी के बीच में बंगाल में हुआ था। इसी से संबंधित है आनंद मठ। अगला सवाल, हु फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885 along with फिरोज शाह मेहता एंड केटी तेलंग? 1885 में फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले ऑप्शन में है ए के फजलुल हक, बदरुद्दीन तैयब जी, बहराम जी, एम मालाबारी या जाकिर हुसैन। तो ही वॉज बदरुद्दीन तैयब जी जिनके द्वारा स्थापना की गई थी। और आप जानते हैं कि 1887 में ड्यूरिंग मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष ही कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास अधिवेशन में। अगला सवाल देखें, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैंपेन लेड बाय द अली ब्रदर्स एंड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद टू सेव द ऑटोमन खलीफेट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी? अली बंधुओं मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ऑटोमन खिलाफत को बचाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या था? आप सब जानते हैं, दिस इज नोन एज खिलाफत मूवमेंट। इसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लगभग 1919 से 1924 तक ये आंदोलन सक्रिय था और चला था। नेक्स्ट, हु वाज एग्जीक्यूटेड एज एन accomplice टू द मर्डर ऑफ A.M.T. जैक्सन? A.M.T. जैक्सन की हत्या में सहयोगी के रूप में किसे फांसी दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 22। तो हम सब जानते हैं नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान कृष्ण जी गोपाल कर्वे को फांसी दी गई थी जैक्सन की हत्या के आरोप में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनिस्ट वाज एसोसिएटेड विद द अनुशीलन समिति? निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? राजगुरु भगत सिंह, जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता या सुखदेव? तो हम सब जानते हैं जतेंद्र सेनगुप्ता, या जिन्हें बाघा जतिन भी कहा जाता है, यही संबंधित थे किससे? अनुशीलन समिति से। जबकि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की बात करें तो आप जानते हैं कि ये तीनों के तीनों क्रांतिकारी संबंधित थे किससे? HSRA से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में की थी। और इन्हीं तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत फांसी दी गई थी 23 मार्च सन 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में। In 1908, Khudiram Bose, along with Dash, was involved in throwing a bomb on a cartridge, believing it to be occupied by Kingsford, the then sitting judge of मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी की बात है जो कि 1908 में हुई थी। पूछा गया है कि खुदीराम बोस डैश के साथ मिलकर एक गाड़ी पर बम फेंकने में शामिल थे, जिनका मानना था कि उस पर मुजफ्फरपुर की तत्कालीन न्यायाधीश
किंग्सफोर्ड का कब्जा है? तो आप सब जानते हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग अनफर्ल्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया इन जर्मनी इन 1907? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था? आप जानते हैं विदेश में भारतीय झंडा लहराने वाली प्रथम महिला कहलाती हैं मैडम बिकाजी कामा। इन्हीं के द्वारा जर्मनी में 1907 में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अगला सवाल, Who among the following revolutionaries was one of the co-founders of the Hindustan Socialist Republican Association, which got established in 1928 at Firuzshah Kotla in Delhi? निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजा कोटला में हुई थी? इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी, लेकिन HSRA में सोशलिस्ट शब्द देकर भगत सिंह ने इसकी सह स्थापना की थी। राइट आंसर इज भगत सिंह। भगत सिंह की एक क्रांतिकारी पार्टी जो कि नौजवान सभा कहलाती थी 1926 में, उसकी स्थापना पंजाब में की गई थी। उसका और HRA का विलय करके ही HSRA बनाया गया था दिल्ली के फिरोजा कोटला में। और लाला लाजपत राय की मृत्यु के जिम्मेदार आप जानते हैं स्कॉट को मारने की योजना बनाई गई थी। योजना थी स्कॉट को मारने की, लेकिन राजनैतिक हत्या आप जानते हैं सैंडर्स की कर दी गई थी। अगला सवाल, Who among the following founded the खुदाई खिदमतगार्स एंड द रेड शर्ट्स अ पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती नामक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन की स्थापना की थी? हम सब जानते हैं ही वॉज खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, या जो कहलाते हैं फ्रंटियर गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले विदेशी भी खान अब्दुल गफ्फार खान ही कहलाते हैं। अगला सवाल, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता के दिमाग की उपज थी? तो हम सब जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के ही द्वारा 1905 में बंबई में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये गोपाल कृष्ण गोखले के दिमाग की उपज थी। अगला सवाल, मित्र मेला वॉज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय? मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना की गई थी। मित्र मेला ही आगे चलकर अभिनव भारत सोसाइटी कहलाया, और आप जानते हैं कि इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर यानी कि VD सावरकर के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना विनायक सावरकर के द्वारा की गई। On 8th April 1929, who among the following two revolutionists threw a bomb in the Central Legislative Assembly? 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित दो क्रांतिकारियों में से किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो आप जानते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो क्रांतिकारी भगत सिंह, और भगत सिंह के साथ थे बटुकेश्वर दत्त। इसी के दौरान वंदे मातरम का नारा भगत सिंह ने लगाया। एक खाली स्थान पर एक ऐसा बम फेंका जो केवल और केवल अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए था, उसका उद्देश्य किसी को भी मारना नहीं था। भगत सिंह चाहते तो वहां से फरार हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और भगत सिंह की गिरफ्तारी यहीं से हुई थी। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय क्रांतिकारी या क्रांति की जननी इनमें से कौन कहलाती हैं? तो आप जानते हैं विदेश में सबसे पहले तिरंगा लहराने वाली मैडम बिकाजी कामा। नेक्स्ट, which great leader died due to his injuries in the anti-Simon Commission protest of 1928? 1928 के साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन में घायल होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हो गई? भाई जब साइमन कमीशन भारत आया तो अलग अलग स्थानों पर उसका पुरजोर विरोध किया गया।
और जब 1928 में लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे तो वहीं पर स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया, जिसमें बुरी तरीके से घायल होने की वजह से लाला लाजपत राय डाइट। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई और उन्होंने मरने से पहले कहा कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगी। नेक्स्ट, who among the following along with her close associates started the secret congress radio during the quit india movement? निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी या रेडियो शुरू किया था? तो ध्यान रखेंगे, शी वॉज उषा मेहता। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन वॉज मेड बाय, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? बाघा जतिन, पिंगली वेंकैया, वीर टिकेंद्रजीत सिंह या सूर्य सेन? दैट वॉज गिवन बाय बाघा जतिन, जतिंद्र नाथ मुखर्जी, बाघा जतिन। नेक्स्ट, which freedom fighter was involved in the Kakori train action in 1925 for which the British government condemned him to death? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाई थी? आप जानते हैं 1925 में जब काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई, इसके तहत हमारे 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। जो कि कौन कौन थे? सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल। क्या राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन में है भाई? जी बिल्कुल है, सबसे ही पहले हैं। दूसरे अशफाक उल्ला खान। तीसरे राजेंद्र लहिड़ी। और चौथे रोशन सिंह। इन 4 क्रांतिकारियों को फांसियां दी गई थी काकोरी ट्रेन एक्शन के तहत। अगला सवाल, द रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वॉज एस्टैब्लिश इन डैश, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना डैश में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 36। तो ध्यान रखेंगे 19 मार्च 1940 को त्रिदीप चौधरी के द्वारा स्थापना की गई थी क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की। नेक्स्ट, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? निम्नलिखित शब्द किसने कहे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहे गए शब्द हैं, हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, which of the following revolutionaries started during his trial that he did not wish to glorify the cult of the bomb and pistol but wanted a revolution in society? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था कि वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते हैं बल्कि वो समाज में क्रांति चाहते हैं? तो ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया था जब उन पर मुकदमा चलाया गया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वाज एसोसिएटेड विद स्वदेशी बांधव समिति? निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा था? क्वेश्चन नंबर 39। तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, अगला सवाल,
Who among the following organized the armed rebellion against the British Raj in 1879 in Maharashtra? निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया था? इसी घटना को भारत में सबसे पहली क्रांतिकारी घटना माना जाता है, जो कि वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा की गई थी। प्रथम क्रांतिकारी घटना कहने का मतलब भारत में क्रांतिकारी घटनाएं महाराष्ट्र से या बंबई से शुरू हुई, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बंगाल बना। इसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बंगाल था। नेक्स्ट, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड एट डैश इन अक्टूबर 1920। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में डैश में हुई थी, और आप जानते हैं इसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि एम.एन. रॉय इसके संस्थापकों में से एक थे, क्योंकि आप जानते हैं इसकी स्थापना एम.एन. रॉय और अबनी मुखर्जी के द्वारा 1920 में ताशकंद में की गई थी, जो कि अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगला है, द कोरापुट रिवॉल्यूशन ऑकर्ड इन डैश ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। कोरापुट क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डैश में हुई थी। जब क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय कोरापुट क्रांति, ध्यान रखेंगे, ओडिशा में हुई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भारत नौजवान सभा इज इनकरेक्ट? इट वॉज फाउंडेड इन पंजाब, इसकी स्थापना पंजाब में हुई, बिल्कुल ठीक है। भगत सिंह बिकेम इट्स फाउंडिंग सेक्रेटरी, बिल्कुल ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1927, जी नहीं, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, यही है गलत स्टेटमेंट। इसने युवाओं, किसानों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य शुरू किया, ये बात भी सही है। अगला सवाल, Who among the following led the famous Indigo revolt in Bengal? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, जी नहीं, विष्णु चरण बिस्वास और दिगंबर विश्वास, वासुदेव बलवंत फड़के या मदारी पासी। राइट आंसर इज बिशन चरण बिस्वास और दिगंबर विश्वास। Which of the following revolutionaries was arrested by the British as an accused in the Alipur bomb conspiracy case? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में आरोपी के रूप में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? पहले ऑप्शन में है कनाई लाल दत्ता, दूसरे ऑप्शन में है राजेंद्र लहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान। तो आप जानते हैं इन तीनों क्रांतिकारियों को तो गिरफ्तार किया गया था काकोरी ट्रेन एक्शन के दौरान। So the right answer is option A, that is Kanai Lal Datta. Next, at which of the following jails was Khudiram Bose sent to the gallows? खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो आप जानते हैं ये संबंधित थे मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी से, तो लीजिए मुजफ्फरपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, Who among the following persons was associated with the चटगांव आर्मरी रेड? निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था? क्वेश्चन नंबर 47। ऑप्शंस दिए हैं विष्णु शरण दुबलिश, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता या अर्धेंदु दस्तीदार। जी हाँ, ऑप्शन डी इज अर्धेंदु दस्तीदार। Who among the following assassinated Sir William Hutt Curzon विली इन लंदन? निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी? सूर्यसेन, जी नहीं, इनका संबंध बंगाल से था। मदन लाल ढींगरा, जी हाँ, मदन लाल ढींगरा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट,
वीर सुरेंद्र साई वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम, वीर सुरेंद्र साई एक स्वतंत्र सेनानी थे जो कि कहां से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 50 है ये। तो ध्यान रखेंगे, ही वॉज फ्रॉम ओडिशा। अगला, हु वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया फार्मर्स कांग्रेस। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। क्वेश्चन नंबर 51 तो हम सब जानते हैं, ही वॉज NG रंगा। Who among the following was a leader who led a revolt against British rule from North East India? निम्नलिखित में से कौन एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है ये। और ध्यान रखेंगे, ही वॉज रानी गाइदिन्यलू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ फेमस और कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, जो कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और रिवोल्यूशनरी से संबंधित थे। चलिए इस सेशन में इतना ही। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस एनेबल कीजिए, क्योंकि ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है। अभी मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके बाद मैं पॉलिटी शुरू करूंगा, उसके बाद मैं स्टैटिक जीके शुरू करूंगा। अभी बहुत कुछ है करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। मैं अभिषेक सुमन आपसे विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।